तो शुभ समाचार की शुरुआत करते हैं एकता पदयात्रा से। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज 7वां दिन है। आज पलवल के होडल से यात्रा आगे बढ़ रही है। इसके बाद मथुरा के कोसी मंडी में रात्रि विश्राम है। इस यात्रा में बाबा के जज्बे को एक और मिसाल आपको देखने को मिलेगी। कल बुखार के बावजूद उन्होंने यात्रा जारी रखी। उन्हें 104 डिग्री बुखार था। ऐसे में डॉक्टर्स ने उन्हें रास्ते में दवाई दी। दवाई खाने के बाद बाबा बागेश्वर आगे बढ़ते रहे। इस यात्रा को बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है। जहां जहां से यात्रा गुजर रही है वहां फूल और फूल मालाओं से बाबा का स्वागत किया जा रहा है। दूर दूर से लोग यात्रा का हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें आम से लेकर खास तक हर कोई इसमें शामिल हो रहा है। कल कवि कुमार विश्वास भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा का समापन 16 नवंबर को वृंदावन में होगा। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से यात्रा का 7वां दिन और लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं दिल्ली से 7 नवंबर को शुरू हुई बाबा बागेश्वर की पदयात्रा पूरे उत्साह और उल्लास के साथ आगे बढ़ रही है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का 7वां दिन है। हरियाणा के होडल मंडी से चली ये यात्रा आज शाम यूपी में कोसी मंडी पहुंचेगी। 7वें दिन भी इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। पदयात्रा का रंग और भक्तों का उमंग देखते ही बन रहा है। दिल्ली से वृंदावन तक ये सिर्फ एक पदयात्रा नहीं, ये आस्था का विराट उद्घोष है। सनातन एकता का दिव्य संकल्प है। ये पदयात्रा हिंदू एकता और धर्म जागरण के संकल्प के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में निकली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा अब अपने जोश और भक्ति भाव के चरम पर है। यह यात्रा अपने रंग, उमंग और उत्साह से देश को एक नया संदेश दे रही है। सात नवंबर को दिल्ली के कात्यायनी शक्तिपीठ से शुरू हुई ये पदयात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। 170 किलोमीटर के सफर में यात्रा का आज 7वां दिन है। आज यात्रा का बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अब ये यात्रा हरियाणा से निकलकर भगवान कृष्ण की नगरी ब्रजभूमि की तरफ बढ़ रही है। हरियाणा के होडल मंडी में रात्रि विश्राम के बाद आज ये यात्रा ब्रज क्षेत्र में प्रवेश करते हुए कोसी मंडी पहुंचेगी। कोसी मंडी ब्रज क्षेत्र के प्रवेश द्वारों में से एक है। हम सब है तेरा, जय बागेश्वर बाबा। आज 7वें दिन भी पदयात्रा में शामिल लोगों और श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। हर तरफ गूंजते जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे वातावरण को भक्तिमय बना रहे हैं। सड़क के दोनों ओर खड़े श्रद्धालु पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रहे हैं। हाथों में भगवा झंडा, होठों पर हर हर महादेव के जयकारे और दिलों में सनातन की ज्योति। बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा में शामिल हजारों श्रद्धालु एक ही संदेश दे रहे हैं, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, एकता से सुंदर कुछ नहीं। सही बटनिया है भाई साहब। अगर ये बटनिया, ये झंडा सबके हाथ में रहेगा ना, ये देश बचेगा। और 7 संकल्प के साथ हम लोग जो है निकले हैं पूज्य महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ। जो 7 संकल्प है इस पद यात्रा का, वो संकल्प जन जन तक पहुंचाना है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है, बागे धीरेन्द्र शास्त्री जी का, समाज में समरसता स्थापित हो, समाज में समरसता स्थापित हो, भारत को एक गौरव हिंदू राष्ट्र बनाना है। माँ यमुना स्वच्छ और सुंदर हो, ब्रज धाम क्षेत्र में मांस और मदिरा मुक्त हो और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। फिर प्राचीन वृंदावन में पुनः स्थापित करना है, वहाँ मंदिर और रज को सुरक्षित करना है। और लास्ट जो संकल्प है, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य दिव्य
मंदिर का निर्माण करवाना। यात्रा के 7वें दिन युवाओं से लेकर बुजुर्गों और महिलाओं तक हर किसी में एक अद्भुत ऊर्जा दिखाई दे रही है। पदयात्रियों के माथे पर तिलक, चेहरे पर संतोष और आंखों में एक सुनहरे भविष्य का सपना साफ झलकता है। लगातार चलने के बावजूद भी उनका उत्साह कम नहीं हो रहा। जगह जगह पुष्प वर्षा कर लोग पदयात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के नेतृत्व में चल रही ये यात्रा न केवल आस्था का उत्सव है, बल्कि सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक भी बन चुकी है। गांव-गांव, शहर-शहर, जहां-जहां से ये यात्रा निकल रही है, लोगों को जोड़ रही है। हर पड़ाव पर कीर्तन, भजन और धर्म सभा के साथ भक्ति का अद्भुत माहौल बन रहा है। आज 7वें दिन की समाप्ति के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके साथ चल रहे सभी भक्तगण कोसी मंडी में विश्राम करेंगे। कल 14 नवंबर को बिठौली तक का सफर तय किया जाएगा। 15 नवंबर को पदयात्रा वृंदावन के गरुड़ गोविंद मंदिर पहुंचेगी। आखिरी दिन यानी 16 नवंबर को वृंदावन के छठीकरा में 4 धाम मंदिर से शुरू होकर यह यात्रा श्री बांके बिहारी जी मंदिर पर जाकर समाप्त होगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में जारी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये सनातन की शक्ति का जागरण है। एकता, भक्ति और संस्कृति का संदेश लेकर बढ़ती यह पदयात्रा जन जन की आस्था की पहचान बन गई है। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाबा बागेश्वर की अगुवाई में निकाली जा रही पदयात्रा में कवि कुमार विश्वास भी शामिल हुए हैं। उन्होंने बाबा बागेश्वर के साथ मंच शेयर किया और ये देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से भक्तों का काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। पदयात्रा की शुरुआत 7 दिन पहले हुई थी दिल्ली से और अब इसका समापन 16 नवंबर को वृंदावन में होगा। लेकिन यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, लोग भी इससे जुड़ते जा रहे हैं और देखिए किस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो बुखार के बावजूद भी इस पदयात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। तो काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और उसी काफिले के साथ हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया भी आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। मनीष, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, पलवल से जरा दिखाइए और उन लोगों से बात भी कीजिए। बिल्कुल, देखिए आज यात्रा का 7वां दिन है। जोश और उत्साह उतना ही बरकरार है जितना पहले दिन था। यात्रा निकल चुकी है, तमाम सारे आप भक्त देख रहे हैं जय श्री राम के नारे के साथ यात्रा आगे बढ़ रही है और कुछ लोग इस तरह से रास्ते में योग और व्यायाम भी करते हुए चल रहे हैं कि एक पैर पर खड़े हैं। ये एक बैलेंस बनाने की एक प्रक्रिया है ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए। तो यात्रा में एक तरह से शारीरिक रूप से मजबूत करने की खुद को कोशिश है। आप देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो सुबह से ही अपना ध्वज उठाकर, हाथ में कई लोग कमंडल लेकर निकल चुके हैं, हाथों में माला है, कंठी है और मन में से फेक भाव है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या नाम है आपका? राजेश पांडे नाम है जी। कहाँ से आप? हम सतना से आए हैं। सतना से जी। 7वां दिन है आज यात्रा का, कैसे रहा अब तक का अनुभव, कैसा रहा? अब हमको इतना प्यार यहाँ मिल रहा है गांव से जो हमारे लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम जितना कह सकते हैं बहुत ज्यादा कर रहे हैं और बहुत व्यवस्था है और बहुत अच्छा भारत हिंदू राष्ट्र बन भी चुका है, हमें पता भी चल चुका है। ये क्या कर रहे हो आप? जी, ये मैं महाकाल जी के आशीर्वाद से मैं 24 घंटा और 108 घंटा एक पैर पर खड़ा रह के मैंने साधना प्राप्त कर लिया है प्रभु जी। और अभी मैं दिल्ली से वृंदावन के लिए निकल। 24 घंटे तक आप खड़े रह सकते हो ऐसे ही? 24 घंटा और 108 घंटा। 12 फरवरी 2025 को महाकुंभ की नगरी त्रिवेणी घाट में दूसरी बार मैंने वहां 24 घंटा एक पैर पर खड़ा रह के मैंने साधना किया अपने महाकाल महाकाली की आशीर्वाद से। फिर 108 घंटे का भी मैंने साधना किया। जब सनातनी की बात आया तो हमारे एक युवा जवान भाई जो धीरेन्द्र कुमार कृष्ण शास्त्री जी हैं, जब उनकी आह्वान हुआ पूरे देश में, तो मैं नालंदा बिहार का रहने वाला हूं। मैं दिल्ली से लेकर वृंदावन तक एक पैर पर खड़े होकर हम तांडव करते जा रहे हैं और ये तांडव इतना खतरनाक है कि महाकाल सभी कष्टों को, सभी परेशानियों को, रास्ते से जो विघ्न है उसको हर लेते हैं। और जिस मनोकामना के लिए हम सभी सनातनी भाई बंधु निकल चुके हैं माता बहन, उसको देखिएगा आने वाले समय में मनोकामना सभी का पूर्ण होगा और हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। नालंदा से आप आते हो, जिस तरह से अभी आप एकदम भगवा वेश में दिखाई पड़ रहे हो, माथे पर भी एक पट्टी आपने भगवा बांध ली है,
इसी वेशभूषा में हमेशा रहते हैं या फिर यात्रा के लिए इस तरह से आप तैयार हो? नहीं, मैं हमेशा पिछले 2019 के बाद से मैं महाकाल के जब आशीर्वाद मेरे ऊपर मिला तो उस टाइम से मैं भगवा धारण ही किया हुआ हूँ, पर मुझे उन्हीं का वस्त्र धारण किया हूँ। 1 साल के लिए मैंने अन्य त्याग भी कर दिया था, 1 साल के लिए, तो जिसके वजह से घर वाले लोगों ने भी मुझे पागल घोषित कर दिया। इसका दिमाग खराब हो गया। रांची ले गए, रांची पागल खाना ले गए। डॉक्टर बोला कि लड़का दिमाग खराब नहीं है, तुम लोग इसको दिमाग खराब कर दोगे। वो लोग देखा कि ऐसे कौन पूजा होता है, जो एक पैर पर खड़ा रह के कौन पूजा होता है। तो लिए बोलते हैं क्या कि बागेश्वर धाम के पागलों की जय। क्या बोल रहे हैं आप? कहाँ से आया? मैं त्यागी महंत ऋषिदास शिवरे ग्वालियर। हमारा साधु संत हर चीज का त्याग। हमारे बागेश्वर धाम जी ने ठाना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हम साधु संत और सभी सनातनी धर्म एक हो चुके हैं। अब हिंदू जाग चुका है, अब किसी प्रकार से रुकने वाला नहीं। हम अपने भारत में ही इतने अत्याचार हुए, सभी को मालूम, बंगाल वगैरह के। अब हम सब हिंदुओं को एक होना है, जाति पात कुछ बांटना नहीं है, सब एक होके भारत बागेश्वर धाम के साथ देना है। यात्रा कर ली है, लगभग 100 किलोमीटर चले आए हैं, कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? 100 किलोमीटर चलकर आ गए, कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? बिल्कुल मनीष, सबके जबान पर सिर्फ एक ही नाम, जय श्री राम। और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जा रही है, देख सकते हैं कि आम लोग तो जुड़े हुए हैं। गुंजन, आप देख रहे हैं कि साधु संत भी इस पदयात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, और उनमें जोश देखिए। कोई एक पैर पे खड़े होके साधना कर रहा है, 108 घंटे की इनकी साधना, बहुत बड़ी बात है। लौटूंगी आपके पास मनीष, लेकिन बाबा बागेश्वर की अगुवाई में निकाली गई पदयात्रा में कवि कुमार विश्वास भी शामिल हुए हैं, तो उनका क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। यात्रा की संकल्पना बंधी तो हम लोगों के परिवार में विचार हुआ कि एक अकेले व्यक्ति को हजारों लाखों की भीड़ में आगे चलने के लिए कैसे छोड़ा जाए और उसको कैसे प्रारंभ किया जाए। और उसकी प्रेरणा जगी कि 5 तारीख को हम दोनों भाई यमुनोत्री गए, मां यमुना के निर्मल जल को देखा और आशीर्वाद लिया। इस यात्रा का संकल्प भारत को एक करना है, भारत की एकात्मकता के यज्ञ को संपूर्ण करना है। लेकिन यहां बैठे हुए लाखों लोग और जो करोड़ों लोग इसे टेलीविजन पर देख रहे हैं, संस्कार के माध्यम से और अन्य चैनल के माध्यम से, हमारे परम प्रिय मनोज भैया यहां बैठे हैं जो इसको साकार कर रहे हैं। एक संकल्प और भी है, मंदिर अच्छे बने, वहां भगवान का विग्रह पूजन हो, दास्ता के चिन्ह समाप्त हो, हमारे धर्म स्थान सुरक्षित हो, यह सब तो ठीक है, आवश्यक है, और इसके लिए राजनीति, समाज और धर्म संसद तीनों काम कर रहे हैं। लेकिन एक संकल्प यह भी है, यह हजारों वर्षों के आक्रमण के बाद यह संस्कृति और धर्म इसलिए बचा रहा कि लोगों को लगता था कि हमारे धर्म की मान्यता मंदिर में है, लोगों को लगता था कि हमारे धर्म की मान्यता विग्रह में है, लोगों को लगता था आक्रमणकारियों को कि हमारे धर्म की परिभाषा हमारी धर्म पुस्तकों में है। लेकिन वो ये भूल गए थे कि ये सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, ये नदियों में, पहाड़ों में, प्रकृति में, आकाश में और पृथ्वी में भी ईश्वर का दर्शन करते हैं। इनके लिए हिमालय कोई पहाड़ नहीं है, अपितु देवतात्मा है। इनके लिए गंगा किसी नदी की धारा नहीं है, यमुना किसी यमुनोत्री से निकला हुआ जल स्रोत नहीं है, बल्कि वे मां है। तो कुमार विश्वास को आपने सुना, क्या कुछ उन्होंने मन से कहा। मनीष हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो इस पदयात्रा की तस्वीरें हमें लगातार दिखा रहे हैं। मनीष, देखिए कई बड़े चेहरे भी, कई नामी चेहरे भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं, तो आज क्या कोई बड़ा चेहरा इसमें शामिल होने वाला है या आने वाले दिनों में इसकी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो बाबा के साथ यात्रा कर रहे हैं। पूरी यात्रा की हम बात करें तो जया किशोरी को आना है और बहुत सारे साधु संत भी पहुंचेंगे। लेकिन आपको तस्वीर जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, ये तस्वीर भी आस्था की है और बहुत खास है। आप देखिए, ये सब यहाँ के लोकल लोग हैं और किस तरह से ये पदयात्रियों की सेवा में लगे हुए हैं। बड़े से लेकर बुजुर्ग तक बच्चे हैं इसमें। आप देखिए, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं जो बस अपने हाथों में एक फल लिए और कह रहे हैं कि आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। ये इनकी भी श्रद्धा भावना है कि इस तरह से ये सुबह सुबह यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये यात्रा का हिस्सा तो नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन कम से कम जो पदयात्री हैं उनकी ही कुछ सेवा कर ली जाए, ताकि उनका भी जो हिस्सेदारी है वो पूरी मान ली जाए। क्या नाम है आप लोग का? हाँ जी, नाम क्या है? वंशिका।
सुबह से कब से खड़े हैं आप लोग इस तरफ? मुझे आधा घंटा हुआ है। बच्चे भी आप साथ लेके? हाँ, बच्चे भी हैं साथ। बच्चों को साथ लाने का क्या मतलब? कोई उनको सिखाने की कुछ कोशिश है कि कुछ बताने की कोशिश है बच्चों को? नहीं, बस ऐसे मन है देने। हाँ, बच्चे खुश हो रहे हैं देने से। आप देखिए, और सुबह जो लोग सुबह से खड़े हुए हैं, मैं इनकी अगर बात करूँ तो सुबह 6 बजे से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कितना केला लेकर आए आप लोग? 15 क्विंटल जी, 15 क्विंटल 15 क्विंटल जी। कब तक बांटेंगे? 6 बजे से बांट रहे हैं, जब तक बटेगा बांट रहे हैं। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया माहौल है। हिंदू एकता का बहुत बढ़िया माहौल है। आप लोग यात्रा में नहीं गए? बिल्कुल मनीष, ये लोगों का बाबा के लिए उनकी आस्था है, उनकी भक्ति है और अपनी तरफ से उनका योगदान है एक राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए और धीरेन्द्र शास्त्री के संकल्प के लिए। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बाबा बागेश्वर की यात्रा में भक्तों का उत्साह लगातार दिख रहा है। 170 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में हजारों भक्त और श्रद्धालु पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पैदल चल रहे हैं। जैसे जैसे पदयात्रा अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, श्रद्धालुओं का सैलाब भी बढ़ता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और हर दिन यात्रा के अलग अलग रंग भी आपको देखने को मिल रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आगे आगे मन में सनातन एकता का सपना लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चल रहे हैं और उनके पीछे हैं लाखों भक्त। बाबा बागेश्वर के साथ चल रहे पदयात्रियों का जोश देखते ही बनता है। किसी के चेहरे पर कोई थकान नहीं, कोई शिकन नहीं, सभी जयघोष करते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। रास्ते में बुलडोजर पर चढ़े लोग फूल भी बरसाते नजर आए। ये बुलडोजर देख के मेरे को बाबा की याद आती है। और जब बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ, और जहाँ बाबा ही होते हैं, योगी आदित्यनाथ होते थे, वहाँ शांति होती है। और हम चाहते हैं पूरे देश में शांति हो, सद्भावना हो, एक दूसरे मेल मिलाप हो। समाज से जात पात के भेदभाव और छुआछूत मिटाने के मकसद से चल रही एकता यात्रा जैसे जैसे मंजिल के नजदीक पहुंच रही है, आस्था और भक्ति का रंग और गाढ़ा होता जा रहा है। इस पदयात्रा में शामिल उस शख्स को देखिए जो देख नहीं सकता। ये दिव्यांग भले ही आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन मन की आंखों से आस्था की राह टटोलते वृंदावन की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ साथ में भगवान भी चलते हैं ना, नारायण चल रहे, हनुमान जी चल रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। फूल बरसाते हैं, भगवान के ऊपर बरसा रहे हैं, जनामृत बरसा रहे हैं। लोग बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा में खुशी खुशी शामिल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेताओं की मिमिक्री कर वायरल होने वाले रतन रंजन भी इस पदयात्रा में शामिल हुए। वो बाबा बागेश्वर के बड़े कटआउट के सामने अपने ही अंदाज में आरती गाते नजर आए। इनका चेहरा आप लोग पहचान रहे, नहीं पहचान रहे? लोग जान नहीं रहे अभी आपको, कुछ बोलिए तो लोग पहचानेंगे। देखो जी, 5 साल दे दो बस, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाना है। तो अब जो है कि देखो जी, मैं कट्टर सनातनी हो गया हूँ, कट्टर ईमानदार से कट्टर सनातनी हो गया हूँ। परिचय दे दिया जाए, ये वही भाई साहब हैं जो दिल्ली में इलेक्शन के टाइम पर पीके बन के घूम रहे थे। फर्जीवाल पीके और नकली केजरीवाल फर्जीवाल बन के घूम रहे थे। इनके वीडियोस बड़े वायरल हो रहे थे। आज ये यहाँ पर अपने असली रूप में आए हैं। बिल्कुल कट्टर सनातनी है हम लोग, और सही गोला में पहुंच गए। सही गोला, ये सही गोला है और सही बटनिया हम लोग जो है ना दबाने नहीं। आम से लेकर खास तक हर कोई इस एकता पदयात्रा में शामिल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस एकता यात्रा में शामिल हुए और पदयात्रियों का हौसला बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी पदयात्रा में शामिल हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ में। सर, आप यहाँ पहुँचे हैं, कैसा माहौल लग रहा है? इतना बड़ा जनसैलाब अद्भुत है, इतना स्नेह, इतना प्रेम। मैं लगातार साथ चल रहा हूँ कई किलोमीटर से, कई किलोमीटर तक लंबी यात्रा है। लोग इसी तरह से हैं और अभिवादन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। महाराज जी के एक एक अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। ये बड़ी बात है। युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, माताएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी हैं। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा कनेक्शन महाराज जी का जनता के साथ है। इस पदयात्रा में वो कई मैनिफेस्टो लेकर चल रहे हैं,
जैसे गाय को राजमाता घोषित किया जाए। और अनेक विषय इस पर है, धीरे धीरे सब प्राप्त होगा, लेकिन सनातन समुदाय एक साथ हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पदयात्रा में शामिल लोगों के लिए जगह जगह व्यवस्था भी की गई है, जहां लोग थोड़ा आराम करते नजर आते हैं और खाना खाकर फिर आगे के लिए निकल पड़ते हैं। 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई इस पदयात्रा का समापन 16 नवंबर को वृंदावन में होगा, जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा 6 साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी करने जा रही हैं। वे जल्द ही एसएस राजामौली की अगली फिल्म ग्लोब टेरर यानी SSMB 29 में नजर आने वाली हैं। साउथ के सुपर डायरेक्टर एसएस राजामौली ने अपकमिंग फिल्म SSMB 29 से प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है। फिल्म में प्रियंका के किरदार का नाम मंदाकिनी है और उनका ये अवतार निडर, खतरनाक और आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रहा है। इसके साथ ही 15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में फिल्म को लेकर एक इवेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फिल्म के टाइटल समेत किरदारों को लेकर बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। इस इवेंट का लाइव प्रसारण OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर शाम 7 बजे किया जाएगा। प्रियंका की वापसी उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है और उनकी मूवी के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इंडियन सिनेमा में 6 साल बाद वापसी कर रही प्रियंका चोपड़ा दमदार कमबैक के लिए तैयार है। SSMB 29 से प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। मंदाकिनी के किरदार में प्रियंका पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है, कानों में बाली है और बालों की चोटी बनाई हुई है, यानी पूरी तरह भारतीय और पारंपरिक वेशभूषा वाली लड़की। लेकिन इसके साथ ही मंदाकिनी ने हाथों में गन पकड़ी हुई है और पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। यानी प्रियंका का ये किरदार जितना खूबसूरत है उतना ही निडर, खतरनाक और आत्मविश्वास से भरपूर। राजामौली ने एक्स पर प्रियंका के फर्स्ट लुक को पोस्ट करते हुए लिखा है कि वो महिला जिसने भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर नई परिभाषा दी, देसी गर्ल का स्वागत है। दुनिया को आपकी मंदाकिनी के अनगिनत रंग देखने का बेसब्री से इंतजार है। मंदाकिनी के किरदार में प्रियंका का ये दमदार अवतार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। माना जा रहा है कि प्रियंका का ये अवतार उनके अब तक के सबसे शक्तिशाली किरदारों में से एक साबित होगा। खुद प्रियंका ने अपने मंदाकिनी अवतार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, वो दिखने से कहीं बढ़कर है, मंदाकिनी को नमस्ते कहो। इससे पहले 7 नवंबर को मेकर्स ने पृथ्वीराज सुकुमारन का फर्स्ट लुक जारी किया था, जिसमें वो एक खास तरह की फ्यूचरिस्टिक व्हीलचेयर पर बैठे दिख रहे हैं। सुकुमारन के कुंभा के दमदार लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। SSMB 29 के सीक्रेट्स यहीं खत्म नहीं होते। फिल्म को लेकर सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है 15 नवंबर को। मेकर्स ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में 15 नवंबर को एक भव्य लॉन्चिंग इवेंट की घोषणा की है, जहां फिल्म के टाइटल और इससे जुड़ी कहानी से जुड़े कुछ राज के खुलासे किए जा सकते हैं। टाइटल का खुलासा इसलिए कि फिलहाल मेकर्स ने फिल्म के टाइटल पर से पर्दा नहीं हटाया है। इसे अभी तक SSMB 29 के नाम से प्रचार किया जा रहा है। 15 नवंबर को होने वाले इस ग्रैंड ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में राजामौली, महेश बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ साथ प्रियंका चोपड़ा भी शिरकत करने वाली है। प्रियंका चोपड़ा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया है कि इस भव्य लॉन्चिंग पर उन्हें भी बुलाया गया है। इस वीडियो में प्रियंका कहती हैं, Why am I always in Hyderabad? Well, it's the world's worst kept secret and it's finally time to tell you. Join us on November 15th for the big reveal at Ramoji Film City. Trilight presents the Globetrotter event. बताया जा रहा है कि द ग्रैंड ग्लोब ट्रॉटर इवेंट भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक ना देखा गया इवेंट होगा, जो भारतीय सिनेमा के पैमाने और नजारे को नए सिरे से परिभाषित करेगा। इस इवेंट में देश भर से 50,000 से ज्यादा फैंस के एक ही छत के नीचे इकट्ठा होने की उम्मीद है। बताया ये भी जा रहा है कि इस इवेंट में अब तक का सबसे बड़ा स्टेज और स्क्रीन सेटअप होगा।
जो करीब 100 फीट ऊंचा और 130 फीट चौड़ा होगा। इस इवेंट को लोकप्रिय बनाने के लिए मेकर्स ने ग्लोब ट्रॉटर सॉन्ग भी रिलीज किया है, जिसमें श्रुति हसन की शानदार ऑन स्क्रीन मौजूदगी देखी जा सकती है। इस गाने को MM केरावली ने अपने संगीत से सजाया है और श्रुति हसन और काला भैरव ने इसे अपनी दमदार आवाज में गाया है। बताया जा रहा है कि इवेंट में श्रुति हसन लाइव परफॉर्मेंस भी देंगी। कुल मिलाकर राजामौली ने SSMB 29 को लेकर भरपूर बज़ बना दिया है और इसके साथ ही ट्रेलर और फिल्म रिलीज का इंतजार भी माना जा रहा है। ये फिल्म 2027 में वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात वंदे मातरम की, जिसकी गूंज विदेशों में भी सुनाई पड़ रही है। सऊदी अरब के जेद्दा में भी एक खास कार्यक्रम हुआ। यह आयोजन भारतीय दूतावास की ओर से हुआ। इसमें भारतीय समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। हाल ही में वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं। इसी खास मौके पर एक खास अभियान चल रहा है और अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम ने करोड़ों भारतीयों को आजादी के दौर में प्रेरित किया था और आज भी राष्ट्रीय गौरव और एकता का संदेश देता है। मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं। अगर आप रफ्तार के शौकीन हैं लेकिन नोएडा में ड्राइव करने जा रहे हैं तो इस खबर को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने स्पीड लिमिट क्रॉस की तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। नोएडा में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गूगल स्पीड लिमिट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। यानी ड्राइव करते समय आपको गूगल मैप पर आपकी गाड़ी की स्पीड के साथ उस सड़क की स्पीड लिमिट भी दिखाई देगी और उस स्पीड लिमिट का आपको पालन करना होगा ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। नोएडा में सड़क सुरक्षा को लेकर नई पहल की शुरुआत हुई है। अब गूगल मैप पर शहर की सड़कों की स्पीड लिमिट दिखाई देगी, साथ ही एक्सीडेंट प्रोन जोन अलर्ट दिखाई देगा। गौतम बुद्ध पुलिस कमिश्नरेट और गूगल के बीच हुए समझौते के तहत इस गूगल स्पीड लिमिट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के DGP राजीव कृष्णन ने बुधवार को वर्चुअली की। Every year we lose about 22,000 people in fatalities on road accident. गूगल मैप की सहायता से पूरे गौतम बुद्ध जिले की सड़कों की मैपिंग कराई गई है और हर सड़क की स्पीड लिमिट को मार्क किया गया है। तो अब जब भी आप नोएडा में ड्राइव करेंगे और गूगल मैप का उपयोग करेंगे तो आपको न केवल आपकी वर्तमान स्पीड बल्कि उस सड़क की निर्धारित स्पीड लिमिट भी दिखाई देगी। तय गति से तेज चलाने पर गूगल मैप तुरंत अलर्ट करेगा। साथ ही जहां हादसे की आशंका ज्यादा होती है उन इलाकों में एक्सीडेंट प्रोन जोन का अलर्ट भी जारी करेगा। ये जानकारी वॉइस मैसेज या स्क्रीन पर वार्निंग के जरिए मिलेगी। गूगल मैप्स की सहायता से पूरे जनपद गौतम बुद्ध नगर में जितने भी हमारी रोड्स हैं सबकी एक तो मैपिंग कराई गई है। सब में जो स्पीड लिमिट्स हैं विभिन्न अथॉरिटीज़ के आदेशों के अनुरूप उसकी भी मार्किंग करवाई गई है और आज से ये रोल आउट हो गया है। आप अब जब भी नोएडा में प्रवेश करते हुए या ट्रैवल करते हुए गूगल मैप का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी करंट जो स्पीड आप जिससे चल रहे हैं और उस सड़क पर प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट क्या है ये दोनों ही प्रदर्शित होंगे। इस प्रोजेक्ट को लागू करने से पहले पिछले 5 सालों के रोड एक्सीडेंट आंकड़ों का आकलन किया गया, जिसमें पाया गया कि प्रदेश में 53% सड़क हादसे ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। वहीं पूरे यूपी में हर साल 22,000 से ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं। क्राइम से होने वाली मौतों की तुलना में ये मौतें 10 गुना ज्यादा हैं। इस पहल का मकसद शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाना है, ओवर स्पीडिंग से होने वाले सड़क हादसों को कम करना है, जिससे मौतों की संख्या में 50% तक की कमी लाई जा सके। फिलहाल ये प्रोजेक्ट नोएडा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो पूरे उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात देश के वीर जांबाजों की। ऑपरेशन त्रिशूल के अंतिम दिन भारतीय सेना की रुद्र ब्रिगेड ने अखंड प्रहार युद्धाभ्यास में अपना पराक्रम दिखाया। इसमें थल सेना के साथ वायुसेना ने भी हिस्सा लिया। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत 13 दिनों तक चले युद्धाभ्यास में तीनों सेनाएं शामिल हुई, जिसमें 30,000 जवानों ने अपनी बहादुरी दिखाई। इस महायुद्धाभ्यास ने देश के दुश्मनों की धड़कनें बढ़ा दी हैं और भारत को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार किया है।
ऑपरेशन त्रिशूल के अंतिम दिन भारतीय सेना ने राजस्थान के जैसलमेर में ऐतिहासिक युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। सेना के रुद्र ब्रिगेड ने अखंड प्रहार युद्धाभ्यास के लिए बनाए गए दुश्मन ठिकानों पर सटीक हमले कर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। युद्धाभ्यास के दौरान टैंकों की गड़गड़ाहट और हेलीकॉप्टरों की गर्जना से राजस्थान का रेगिस्तान गूंज उठा। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत किए गए अखंड प्रहार युद्धाभ्यास में सेना ने हेलीबॉर्न ऑपरेशन चलाकर दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। जवानों ने हेलीकॉप्टर से उतरकर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला किया। ध्रुव, रुद्र, चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों ने हवाई कवर देते हुए जवानों को दुश्मन के इलाके में उतारा। जवानों ने अचूक निशाना लगाकर दुश्मन के ठिकानों का खात्मा किया। इस ऑपरेशन ने भारतीय सेना की हेलीबॉर्न स्ट्राइक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ थार रैप्टर्स की एविएशन यूनिट ने भी हिस्सा लिया। थल सेना, वायुसेना और तकनीकी क्षमताओं के एकीकृत प्रदर्शन में नई रणनीति, स्वदेशी तकनीक, ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम की ताकत और मारक क्षमताओं को परखा गया। खास बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के फाइटर रुद्र ब्रिगेड के जवान पहली बार मैदान में उतरे। रुद्र सेना की वो ब्रिगेड है जिसे बिजली की रफ्तार से हर हमले का जवाब देने के लिए बनाया गया है। इस बटालियन में शामिल हर जवान दुश्मनों के लिए यमराज से कम नहीं। रुद्र ब्रिगेड की स्थापना 2023 में की गई थी। युद्धाभ्यास के दौरान सेना की दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ मौजूद रहे और अखंड प्रहार के दौरान युद्ध तैयारी, परिचालन और ताकत का जायजा लिया। आप देखें मेरे पीछे ये रुद्र जो एक नई इंटीग्रेटेड ऑल आर्म्स ब्रिगेड ग्रुप को खड़ा किया गया है, उसके सैनिक आपके सामने इस तरफ है और जिस इक्विपमेंट के साथ ये रुद्र ब्रिगेड लैस है वो भी यहाँ सामने खड़ा है। इस रुद्र ब्रिगेड को भी इस एक्सरसाइज अखंड प्रहार के दौरान हमने फुल्ली ऑप वैलिडेट किया है। और मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो रुद्र ब्रिगेड है इसको इन्फेंट्री, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस आर्टिलरी, इंजीनियर्स, इन सब के इमदादी दस्तों को एक साथ मिलाकर अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। और जैसे कि आप लोग सब वाकिफ हैं, रुद्र का मतलब महादेव या शिव या एक और पर्यायवाची हुई प्रचंड। तो अगर मैं कुछ आपको बताना चाहूं कि ये जो एक्सरसाइज है अखंड प्रहार, इसमें इस रुद्र ब्रिगेड ने अपनी ऑप वैलिडेशन के दौरान प्रचंड वार के साथ अपने आप को ऑप वैलिडेट कर अपनी कामयाबी हम सबको यहाँ दिखाई है और मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। ऑपरेशन त्रिशूल भारत का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इसमें तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया। 13 दिनों तक चले इस युद्धाभ्यास में करीब 30,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। जैसलमेर में थल और वायुसेना ने, जबकि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में नौसेना ने युद्धाभ्यास किया। सेना के अधिकारियों के मुताबिक पूरा अभियान एकदम सटीक और योजनाबद्ध तरीके से संपन्न हुआ। हर यूनिट ने अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभाई। त्रिशूल सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं बल्कि भारत की शक्ति, रणनीति और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन था। इस युद्धाभ्यास ने ये संदेश दे दिया कि देश की सीमाएं सुरक्षित है और सेनाएं हर चुनौती के लिए हर वक्त तैयार है। समंदर से लेकर जमीन और आसमान तक सेनाओं ने जिस पराक्रम का प्रदर्शन किया उससे दुश्मनों की नींद उड़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।